नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारे साथ रूबरू। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण और मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर में रहता हूँ। सर, आप किस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं सर? अभी जो हम सामाजिक कार्य करते हैं, हमारा ट्रस्ट है आनंद आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से हम कैंप लगाते हैं। जैसे चिकित्सा के निःशुल्क चेकअप कराते हैं और औषधियां वितरण करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी हम निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। जो बेसहारा हैं या बिल्कुल गरीब हैं, जिनका नितांत निर्धन है, तो उनके लिए हम निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन करते हैं और अभी कर भी रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। अभी हम चाहते हैं कि हमारे आनंद आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से हम उन कार्यों को भी करें जो आज समाज को आवश्यकता है। अपने स्तर पर हम जो कर सके तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। आनंद आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो प्रतिभा दूर दराज के गांव में पड़ी है, मैंने देखा है, मैं भी एक गांव से उठ के आया हूं। मेरा गांव मलपुरा है, जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। मैं गांव में था, जब पढ़ता था, स्कूल जाते थे, बहुत सारी चीजें करने का मन होता था, लेकिन किसी ने हमको पहचाना नहीं, किसी ने उस प्रकार का एक ऑब्जर्वेशन नहीं किया और ना ही कोई ऐसा निर्देशन मिला, ना ही कोई ऐसा गाइडेंस मिला जिससे हम एक ऐसी ट्रैक पर चलते, ऐसे रास्ते पर चलते जो हम, वो साइंस का हो सकता था, वो किसी सामाजिक सेवा का हो सकता था, या किसी और क्षेत्र का हो सकता था। मन में यही कुंठा रही कि हम कुछ कर नहीं पाए अब तक। विचार आते रहते थे, बहुत विचार आते थे। कभी साइंस के आइडियाज आते थे, कभी समाज सुधारने के आइडियाज आते थे, लेकिन अधिकांश उनमें साइंस के ही आते थे, विज्ञान के आविष्कार ही मेरे आइडियाज में आते थे। जब मैं गांव में था तो सबसे पहले मैंने एक हेलीकॉप्टर बनाया था। मिक्सर ग्राइंडर की मोटर थी, एक वनस्पति घी का डब्बा था, इधर उधर से ताम झाम जोड़ करके हमने एक हेलीकॉप्टर बनाया और बिजली में लगा करके घुमाया। लेकिन सुविधाओं का अभाव होने के कारण हम उसमें वो चीजें नहीं लगा पाए जो लगना चाहिए थी। ना ही हमें रास्तों का पता था, हम कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं। और वो थोड़ा सा उठा भी, ये ज्ञान तो हमें था कि पंखड़ियों को कैसे सेट किया जाता है, उसको हमने सेट भी किया। लकड़ी के भी कुछ यंत्र थे उसमें लगा रखे थे, हमने बढ़ई के यहाँ बनवाए थे। कुछ लोहे के भी थे, कुछ किसी एक खरादी से बनवाए थे। लेकिन फिर भी हम उसमें ऐसा सामान वो नहीं लगा सके जो हम लगाना चाहते थे, लेकिन उस समय हमें वो प्राप्त नहीं हो पाया और वो कुछ थोड़ा उठा और वो गिर गया, डैमेज हो गया। तो निराशा तो हुई, फिर प्रयास किया, पढ़ते रहे, चलते रहे, लेकिन अपनी ड्राइंग बुक पर हम उनके चित्र बनाते रहे। अभी भी बहुत सारे रखे हैं मेरे पास। जो बचपन से मेरे आइडियाज आते रहे उनको लिखता रहा हूं, अभी भी लिखे हुए हैं, और आज देखता हूं यार ये उस समय कैसे दिमाग में आया। लेकिन हाँ, मुझे वो परम पिता परमेश्वर पे भरोसा है, जिसको उसे देना है। लेकिन दुर्भाग्य यही कि हमें विचार तो दिए लेकिन हमें सुविधाएं नहीं दी। कोई हमारा कर्म रहा होगा, ये मानते हैं। लेकिन अभी प्रयास है हमारा, लगा हूं मैं। इसी सिलसिले में हमने अपनी एक संस्था बनाई है, आनंद आश्रम ट्रस्ट, जिसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि उस प्रकार के जो बच्चे गांव में प्रतिभाशाली हैं, विज्ञान में रुचि रखते हैं, या किसी ऐसे
क्रिएटिविटी में रुचि रखते हैं, कला में रखते हैं, संगीत में रखते हैं, तो हम उनकी सेवा कर पाए, हम उनकी मदद कर पाए धन के माध्यम से, कि उन्हें समय पर जो हम सुविधाएं उपलब्ध करा दें या कराएंगे, और जिससे कि उनकी जो प्रतिभा है प्रखर हो और उनके आविष्कार, उनकी जो सोच वो समाज के सामने पटल पर दिखाई दे। तो जैसा मेरे साथ घटा है, मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना घटे, कि विचार आए और वो कुंठित होकर रह जाएं। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं उन लोगों की सेवा करूं जिन्हें आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं कि वैज्ञानिक होना ही एक बहुत बड़ी चीज है, और विज्ञान के लिए कोई डिग्रियां, कोई पीएचडी जरूरी नहीं। विचार तो एक अनपढ़ के मस्तिष्क में भी आते हैं, और अनपढ़ के मस्तिष्क में तो बिल्कुल ऐसे वर्जिन विचार आते हैं जिससे छेड़खानी नहीं हुई अब तक, और यदि उस पर काम किया जाए तो एक नया बहुत बड़ा आविष्कार सामने आ सकता है। तो मैं यही चाहता हूं कि उन लोगों की हम मदद करें जो इस प्रकार की प्रतिभा से भरे पड़े हैं, लेकिन कुंठाग्रस्त हैं, धन का अभाव है बहुत, और बहुत सारी चीजों का अभाव है। अब सभी चीजों का अभाव तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन वो तो जो सक्षम लोग हैं या सरकारें हैं या बड़े सक्षम लोग हैं, कंपनियां हैं, वो कर सकती हैं। लेकिन अपने माध्यम से हम इतना जरूर करेंगे कि उन्हें वो छोटी छोटी चीजें उपलब्ध करा पाए हम, और वो अपने विचारों को बढ़ाएं और समाज में छाएं और विकास करें, अपनी तरक्की करें। तो मेरा तो यही है कि मुझे अपने लिए करना क्या है, मुझे तो अब उन्हीं के लिए करना है जिन्हें आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आप युवाओं के लिए इतना सोच रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे देश की सरकारें युवाओं के लिए इतना नहीं सोचती? आजकल आप देख ही रहे होंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, इधर देखो थोड़ी शिक्षा का किसको किसकी पड़ी है? व्यक्ति नेता बनता है तो अपने लिए बनता है, समाज के लिए कौन बनता है? यदि कोई अफसर बनता है, आईएएस बनता है, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, तो कौन किसके लिए बनता है? सब अपने लिए बनते हैं। ये तो तंत्र है, और इसमें अपना सेट हो जाते हैं, अपना जो ढर्रा पहले से चला आ रहा है उसी पे चलते रहते हैं। कौन इतना सहृदय है जो उन लोगों की तरफ देखे जिन्हें आवश्यकता है? हाँ, आलसी बनाने पे जरूर काम हो रहा है, फ्री बांट करके लोगों में, एक वर्ग से लेकर के दूसरे वर्ग में फ्री बांटना, जिस वर्ग से कोई राष्ट्र को, जिस वर्ग से राष्ट्र का कोई भला नहीं होना, उस वर्ग को फ्री बांटना है। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, इसमें तो उस वर्ग को, यानी जो निकम्मा वर्ग है, निकम्मा वर्ग कोई धर्म और या किसी धर्म से या किसी जाति से संबंध नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन निकम्मा वर्ग तो निकम्मा है। अब ऐसे निकम्मे लोगों को फ्री में हर चीज दी जाती है और वो किसी काम के नहीं होते, धन का अपव्यय होता है। यही धन यदि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को दिया जाए तो पता नहीं क्या होगा, और वो भी वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है राष्ट्र में। क्योंकि हमारे मनीषियों ने भी कहा है कि कभी यदि बेरोजगारी को और गरीबी को दूर करना है तो साइंस को पुट दो, विज्ञान को बढ़ाओ। विज्ञान बढ़ेगा तो बेरोजगारी मिटेगी, गरीबी मिटेगी। तो विज्ञान को बढ़ाना है। तो मेरा मकसद भी यही है कि मैं विज्ञान पे काम करूंगा, विज्ञान पे कर रहा हूं, लेकिन सामर्थ्य मेरी जितनी है, कोई मुझे सहयोग नहीं है कहीं से। यदि सहयोग मिला किसी सहृदय व्यक्ति ने या किसी बड़े अधिकारी या किसी ओहदेदार व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार का सहयोग दिया
ऐसा हमारी संस्था को इतना धन मिला कि हम उन कार्यों को सकारात्मक रूप से धरातल पर दिखा सकें, तो एक नई परंपरा शुरू हो सकती है। लेकिन किसको किसका पड़ा है फिर भी। अब नेताओं को तो बांटना है, मंत्रियों को तो बांटना है फ्री, क्योंकि अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो फ्री बांट करके वोट बटोरना, इसके अलावा करना क्या है। पूरी दुनिया में शोध कार्य के लिए अलग से फंड रखा जाता है और बड़े बड़े शोध कार्य सरकारें कराती है। क्या कारण है कि हमारे देश में किसी भी शोध कार्य को फंडिंग नहीं की जाती, वो बीच में अटक जाता है, और जो हमारे देश के युवा साइंटिस्ट है वो विदेशों को रुख कर रहे हैं, इसका क्या कारण समझते हैं? देखो, उस राजनीतिक स्तर पे मैं इतनी जानकारी तो नहीं रखता, लेकिन हाँ इतना जरूर अनुभव करता हूं कि जो धन वहां से निस्तारित होता है, वहां से निकलता है, वो किसी विकास के लिए निकलता है। लेकिन उस धन पर तो बहुत सारे लोग निर्भर करते हैं। उनमें अब मैं क्या किसी की आलोचना करूं, और आलोचना भी नहीं है ये। वो लोग वहां से निकलते हैं और उस धन को निकालते हैं और उस पर अपनी नजर रखते हैं, वो कहां तक जाए। जहां तक वो जाना होता है वहां तक उसकी जो प्रवाह है बहुत कम हो जाता है, उसकी मात्रा घट जाती है। अगर 100 रुपए कहीं से रिलीज हुए तो मैं समझता हूं उस संस्थान तक, उस अनुसंधान के केंद्र तक जाते जाते वो 10-20% ही रह जाता है, बाकी सब बीच में गोलमाल हो जाता है। परिपाटी ऐसी हो गई है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो धन जितना किसी रिसर्च के लिए किसी प्राइवेट संस्था को मिले या सरकारी संस्था को मिले, और सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था वाले जो रिसर्चर हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि उस धन का सही सही उपयोग रिसर्च में ही करें, और अपना जो मेहनताना है, अपना जो पारिश्रमिक है वो लें और अपने बच्चों का पालन भी करें। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो भारत से जो प्रतिभाएं पलायन करती हैं वो पलायन ना करती। तो इसीलिए यहां से पलायन हो रहा है, क्योंकि उस प्रकार की सुविधाएं मिलती नहीं, और सारा जो बौद्धिक धन है सारा बाहर चला जाता है, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं बचता। तो मैं तो इसी चीज का चाहूंगा कि रिसर्च के लिए, विज्ञान को बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध हो। विज्ञान बढ़ेगा तो कृषि बढ़ेगी, कृषि बढ़ेगी तो और उन्नति होगी। लेकिन जो भी व्यक्ति किसी पद के लिए तैयारी करे या किसी नेतागिरी के लिए तैयारी करे तो प्रेमपूर्ण करे। ऐसा ना हो कि वहां बैठ करके आनंद में लीन हो जाए और सब कुछ भूल जाए, फिर अपने मन से जो चाहे वो करे। ऐसा होना नहीं चाहिए। जिन्होंने वोट दे करके उनको भेजा है, उन पे विश्वास करके भेजा है, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। मुझे तो लगता नहीं कुछ उस प्रकार से हो रहा है। मेरे साथ ही घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं कि जो मेरी मदद होनी चाहिए थी वही अधिकारियों ने नहीं की। अब किसको, मैं तो उसे माफी कर दिया जिसने इस प्रकार का अंजाम दिया, इस प्रकार के कार्य को। तो हम तो तटस्थ बैठे हैं, देख रहे हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन अपने बलबूते पे जितना हम कर पाए और कुछ सहृदय लोग हमें समझ पाए तो हम अपनी भारत माँ के लिए करेंगे कुछ। आने वाले समय में जो हमारे देश की युवा प्रतिभाएं, उनको निखारने में किस तरह से आप योगदान देंगे? आपकी संस्था किस तरह से योगदान करेगी? युवाओं को निखारने के लिए सबसे पहले हमारी शिक्षा पे हमें जाना होगा। क्योंकि मैंने देखा है आज बड़े बड़े स्कूलों में जिनकी कई लाख रुपए फीसें हैं, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता तुम हो कहां, किस धरातल पर हो। ना वो हिंदी है ना वो अंग्रेजी है।
अरे जब हम अपनी भाषा को ही नहीं जानते तो हम करेंगे क्या? हम कैसे, वो भाव हमारे अंदर कैसे आएगा? हम तो पत्थर हो चुके। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हें स्वदेश का क्या पता, इन्हें भारत माता का क्या पता, तो इंडिया जानते हैं। और ये हमारा जो जो शिक्षा का तंत्र है, ये इसका किया धरा है। हमारा जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मूल रूप से हमारे मस्तिष्क को जो शिक्षा पद्धति अधिक सूट करती है, काल से ही समाप्त होती आ रही थी। अब कुछ दिन में हिंदी भी समाप्त हो जाएगी। बच्चे हिंदी लिखना पढ़ना तो भूल ही गए। अब ना वो अंग्रेजी के अक्षरों को, हिंदी के अक्षरों को भी इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी के शब्दों को भी अंग्रेजी के। तो मैं तो यही चाहूंगा, सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा में सुधार करके उसे सुगम, शिक्षा को सुगम बनाना पड़ेगा, क्लिष्टता से सुगमता की ओर जाना पड़ेगा। और जो प्रोपेगेंडा वाली संस्कृति है शिक्षा तंत्र में, उसको हटाना पड़ेगा। और इस कार्य को वही कर सकता है जो भारत माता से, भारत भू से अटूट और निश्चल प्रेम करता है। राजनेताओं से तो मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन आने वाले समय के जो राजनेता हैं उनसे मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो इस देश की पुरातन संस्कृति को बहाल करेंगे और मेरा देश खुशहाल होगा। मेरे देश का किसान जिस दिन ड्रोन से बैठ करके अपने फार्म पे जाएगा या अपनी गाड़ी से बैठ करके अपने यंत्रों के साथ जाएगा, तो मैं समझूंगा मेरा देश तरक्की कर रहा है। अब मेरी अकथ कहानी कोई कैसे सुनता, मेरे सपने निज आंखों में कोई कैसे बुनता। बात तनिक सी कान बड़े, आंखें मूंदे सभी खड़े, पाती मेरी कोई कैसे चुनता। मेरी अकथ कहानी कोई कैसे सुनता, मेरे सपने निज आंखों में कोई कैसे बुनता। कथा कबीरी किसे सुनाऊं, अंतरतम को किसे दिखाऊं। सब इस तीरे मैं उस तीरे, बढ़ा मैं जैसे धीरे धीरे। आत्मसूत्र को चुनता, जग की बातों को गुनता। मेरी अकथ कहानी कोई कैसे सुनता, मेरे सपने निज आंखों में कोई कैसे बुनता। और फिर एक कुछ 4 लाइनें और मैंने इसी संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। हमने तुमने क्या खोया है, बस यही बताने आया हूं। हमने तुमने क्या खोया है, बस यही बताने आया हूं। जो बुझा हुआ है बरसों से वो दिया जलाने आया हूं। कुछ कर्ज चुकाने आया हूं, कुछ फर्ज निभाने आया हूं। जो बुझा हुआ है बरसों से वो दिया जलाने आया हूं।